आगे उद्घाटन भाषण के लिए रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल जर्मनी के भूतपूर्व वरिष्ठ संपादक श्री उज्ज्वल कुमार भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। आप अपने प्रारंभिक युवावस्था में ही कविकर्म व अनुवाद में सक्षम रहे। 1979 में से 2011 तक पूर्वी जर्मनी व एकीकृत जर्मनी के रेडियो की हिंदी सेवा में पत्रकार रहे। अब तक ब्रेश्त, एरिश फ्रीड, गोएथे व विश्व कविता के 25 कवियों के अनुवाद के संकलन प्रकाशित हैं। आप मूलतः राष्ट्र राज्य, आधुनिकता व उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में रुचि रखते हैं। आशा करते हैं कि आपके वाणी से हम लाभान्वित होंगे। आपका विषय है आधुनिकता के संदर्भ, अप्रवासी साहित्य। नमस्कार। सबसे पहले विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सिंधु, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक प्रोफेसर सिंधु ये भी सिंधु है, मैं भी। जी, दोनों सिंधुओं और समस्त आयोजकों और मंचासीन व मंच में बाद में आने वाले विद्वज्जनों और प्यारे युवा साथियों, सबको मेरा अभिवादन। मुझे बड़ी खुशी है, हालांकि ये मुझे पता नहीं था कि इतने युवा लोग, खासकर युवतियां यहाँ होंगी, और जहाँ युवा लोग होते हैं मैं प्रोफेसरों की थोड़ी कम परवाह करता हूँ। बहरहाल अपने बारे में मैं बता दूँ, यूनिवर्सिटी में लगभग 7-8 साल आवारागर्दी करने के बाद बिना किसी डिग्री लिए मैं पूर्वी जर्मन रेडियो के संपादकीय टीम में शामिल हुआ, हिंदी विभाग के। वहाँ 11 साल जर्मन एकीकरण तक, और उसके बाद पहले जो पश्चिम जर्मन और बाद में जर्मन रेडियो हुआ, डॉयचे वेले, वहाँ मैं 21 साल तक था। और फिर उम्र बढ़ने के साथ वरिष्ठ संपादक बना दिया जाता है, और मैं भी बन गया। और उसी हालत में 2011 में अवकाश लिया मैंने। युवावस्था से ही, मतलब जर्मनी जाने से पहले ही कविताएं लिखता था। काशीनाथ सिंह आगे बढ़ाते थे, धूमिल उस पर पानी डाल देते थे। इस तरह चलता रहा। फिर एक लंबा समय गया जब लगभग एक गिरमिटिया के रूप में, गिरमिटिया के दर्द को न सहते हुए, एक एलिट गिरमिटिया आप कह सकते हैं, इस रूप में एक अपरिचित संस्कृति, एक अपरिचित समाज व्यवस्था, उससे परिचय का दौर चला, परिवार बना, और तमाम जो विश्व राजनीति में जो तमाम उथल पुथल हुए, उनको बर्लिन दीवार से कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मैंने अपनी चमड़ी पर महसूस किया। मुझे अब तक, मैं कोई बड़ा लेखक तो हूँ नहीं, गिरमिटिया भी नहीं हूँ कि उनका दर्द समझ सकूँ।
साहित्य के क्षेत्र में मुझे जो थोड़ी सी मान्यता अगर मिली है तो कविता अनुवादक के रूप में। हालांकि मैं खुद कविता लिखता हूँ, अभी तक कोई संग्रह नहीं निकला है, और अब रविंद्रनाथ की एक जीवनी निकली है। कवि के परिचय को मैं सबसे बड़ा परिचय मानता हूँ, और शुरुआत मैं कविता से करना चाहता हूँ। गूंगे बोलते नहीं हैं। गूंगों की बस्ती में एक शख्स को अचानक बोलना आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, मैं गूंगा हूँ, मैं तुम्हारी बात कहूँगा। बस्ती के लोगों को उनकी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहना चाहा कि तुम बोलते हो, तुम अब हमारे नहीं रह गए। लेकिन उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली और उस शख्स को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। ये है दमित वर्ग से उठकर, या उनके बीच में से उठकर एक एलिवेशन, एक उत्थान के साथ जो प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, उनमें ये विडंबना दिखाई देती है कि अब वो नहीं रह गए जिनकी आवाज़ नहीं रह गई, नहीं होती है। जो ही आवाज़ होती है वो उनसे अलग हो जाते हैं। ये दलित साहित्य के उसमें मैंने देखा है। मुर्दहिया में ये समस्या मुझे दिखी, अक्करमाशी में नहीं दिखी। जब हम आप्रवासी साहित्य को देखते हैं, वो सबलाइम साहित्य, वो साहित्य जिसमें रचनात्मकता का उत्कर्ष दिखता है, वहाँ हमें ये दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है उस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। दूसरी ओर वो साहित्य विश्व साहित्य का अंग बन गया है, ये सबलाइम साहित्य। उसका साहित्य के इतिहास में उसकी प्रासंगिकता होगी। दूसरी ओर बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए दमित लोगों का साहित्य, चाहे वे आदिवासी हों या आप्रवासी गिरमिटिया, उनका साहित्य के उत्कर्ष को अगर हम मापदंड बनाएं तो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन मेरा दावा है कि ये सबलाइम लिटरेचर वो समाजशास्त्र की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से कम प्रासंगिक है, जबकि ये दमित वर्ग का साहित्य के रूप में शायद अप्रासंगिक, उसमें वो उत्कर्ष नहीं है, उसमें वो शिल्प नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र और इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक प्रक्रिया की दृष्टि से वो कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। दरअसल मेरे वक्तव्य का जो शीर्षक दिया गया है उसमें साहित्य के साथ साथ मैं संस्कृति और अस्मिता को भी जोड़ना चाहूँगा, तब मेरी बात जो है उसको एक अच्छी ज़मीन मिलेगी। ख़ास करके जब हम फिजी और कैरिबियन में आप्रवास को देखते हैं, ये उन प्रारंभिक कोशिशों, उत्पादन की उन प्रारंभिक कोशिशों में था जहाँ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य बनाया जा रहा था पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जिसने नारा दिया था समानता
मित्रता और स्वतंत्रता। उसके बाद ये शुरू होता है 19वीं सदी के बीचों बीच, और वहाँ जो वर्कफोर्स है, जो श्रम शक्ति है, वो गुलाम है। 1863-64 में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी ख़त्म कर दी जाती है, और उसी वक्त ये गोरे पूंजीपति ब्रिटेन में, यूरोप में ख़त्म हो चुका था। फ्रांसीसी क्रांति में बहस ये चल रही थी कि हैती के जो भूतपूर्व गुलाम हैं उनको राष्ट्रीय महासभा में स्थान दिया जाए या न दिया जाए। और उसमें एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने कहा था कि हमने जब समानता की बात की थी, हमने इंसानों की बात की थी, घोड़े और गधों की बात नहीं की थी। इस पर गौर करना इसलिए ज़रूरी है कि तब हम, इन चीज़ों पर जब हम गौर करेंगे, तब हम विश्व सभ्यता का क्या असली अर्थ होता है इसको पहचानेंगे। गिरमिटिया इंसान नहीं, गुलाम थे। ये तो था संपूर्ण परिप्रेक्ष्य। अब इस परिदृश्य पर एक गिरमिटिया की नज़र से देखा जाए, उसका एक हिस्सा मैंने भी महसूस किया, और तमाम आप्रवासी, आज 20वीं और 21वीं सदी के आप्रवासी जो आर्थिक कारणों से आर्थिक उत्थान के लिए आप्रवासी बनते हैं, वो भी महसूस करते हैं। मेरा भी वही था, थोड़ा सा राजनीतिक था, आधा राजनीतिक था, आधा आर्थिक मेरा प्रवास। तो उन्हें वो एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था में जाते हैं, चाहे वो मेरी तरह समाजवादी देश में गए हों या पश्चिम के पूंजीवादी देश में। उस बेहतरी का कुछ न कुछ हिस्सा उन्हें मिलता है। लेकिन गिरमिटिया की क्या हालत थी जब वो भोजपुरी इलाके से गए, वहाँ बिल्कुल नीचे थे, वे रह नहीं पाए, इसीलिए किसी कागज़ पर उन्होंने दस्तखत कर दिया, उन्हें पता भी नहीं था क्या था, क्या लिखा उन्होंने, और वहाँ जाकर एक दूसरी गुलामी में। मुझे लगता है कि भयानक दमन और अत्याचार जो उन्हें उन ईख के प्लांटेशन में जो उन्हें सहना पड़ा, वो शायद इस मायने में बेहतर था कि वो भूखे नहीं रहते थे, कुछ न कुछ उन्हें खाने को मिल जाता था। भोजपुर के गांव में अक्सर उन्हें भूखे रहना पड़ता था, ये हालत थी। उपनिवेशवादी अवस्था में वो जो बिल्कुल दमित किसान है, उनकी क्या मतलब, खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन थी वो नहीं गए, या शायद गए कुछ, एकदम निचले तबके के लोग गए। तो क्या यह बेहतरी नहीं था? नहीं था। जब वे भारत में थे, सामाजिकता के एक बंधन में थे जो शोषण का बंधन था, लेकिन उसमें पारिवारिकता थी, सामाजिकता थी, घर जैसा महसूस करते थे। यहाँ वे एलियन हो गए। गांव में अस्मिता का संकट उनके सामने नहीं था, कैरिबियन में अस्मिता की संकट पैदा हो गया। तो जैसा कि यहूदियों के आप्रवास, जहाँ से डायस्पोरा शब्द आया है, से ही हम देख रहे हैं इस तरह की का अल्पमत जब कहीं रहता है, वो अपना एक कोकुन तैयार करता है, एक घेटो बनाता है, और उसमें खोजता है क्या हम छोड़ आए हैं, उसके कुछ हिस्से क्या यहाँ कैसे बनाए जा सकते हैं। और इसमें उनके जो
लोक संस्कार, लोक संस्कृति से जुड़ी हुई परंपराएं, भाषा जो वो अपने साथ लाते हैं, और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म भी। गिरमिटिया अप्रवास के सिलसिले में हिंदू और मुस्लिम धर्म, हाँ, जिनमें आपस में कोई तनाव संघर्ष नहीं था जब तक आधुनिकता नहीं आई। ये सांप्रदायिक अस्मिता, ये आधुनिकता का एक कारक है, ये जान लीजिए। और जैसे जैसे 5 साल का एग्रीमेंट होता था, 5 साल के बाद उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं सुधरती थी। देश वापस लौटने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उन्हें खुद पैसे देने होते थे। और लौट कर क्या करते? 5 साल पहले आते वक्त उनकी जो हालत थी भोजपुर में, लौटने के बाद क्या उससे कुछ बेहतर हो जाती? कुछ कमाई धमाई होती नहीं थी। NRI लोग तो कुछ कमा कर लाते हैं, हाँ, अगर वो भारत वापस लौटते हैं। ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो उन्होंने एक अपना साहित्य, जो लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ लोक परंपरा के नहीं, जिसमें आप्रवास का आर्तनाद है। और ये एक फ़र्क है। जब हम सलमान रुश्दी या सर्वदिया नाइपाल या दूसरे अनीता भारती, कमला मार्कंडेय, इनका मामला महिला होने से थोड़ा अलग हो जाता है। महिला आज भी हर संस्कृति में उनका एक सबल्टन कैरेक्टर होता है, एक निम्न वर्गीय चरित्र होता है शोषण की व्यवस्था में। बिलगाओ न वो भारत से जुड़े हैं, न वहाँ की व्यवस्था से जुड़ पाए हैं। उस बिलगाओ का नॉस्टैल्जिया, ललक, जो 2 पीढ़ी जाते जाते किस बात के लिए नॉस्टैल्जिया, जो अनुभव हुआ नहीं उसका नॉस्टैल्जिया, ये भी एक आप्रवासी संस्कृति की विशेषता होती है। जिसको कभी जाना नहीं उसके लिए ललक, जिसकी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है उसके लिए ललक। ये आर्तनाद हमें उस दमित साहित्यिक रूप से अप्रासंगिक, मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा हूँ, साहित्य संस्कृति में मिलता है। जबकि ये जो सबलाइम लिटरेचर है, हालांकि देखिए नाइपाल की हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, वो थोड़ा, उसको मैं नाइपाल के बाकी साहित्य से थोड़ा अलग रखता। बेहतरीन किताब है जिसमें गिरमिटिया प्रतीकात्मकता के साथ यथार्थवाद का ऐसा रूप गिरमिटिया जीवन के अनुभव को, उसकी परंपरा को केंद्र में रखते हुए नहीं मिलता है। खैर, मैं जो कह रहा था कि ये सबलाइम साहित्य में ये एलिट आप्रवासी रचनाकार का एलियनेशन हमें दिखता है। नॉस्टैल्जिया जो दिखता है वो देश में रहकर भी हो सकता था, वो आप्रवास की वजह से नहीं है। और उसमें उल्लास अगर नहीं, इस एलियनेशन और नॉस्टैल्जिया का उल्लास अगर नहीं, उल्लास तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उत्कर्ष दिखता है। वो रचनात्मकता में उसकी तब्दीली दिखती है। ये एडवांटेज उस निचले वर्ग को नहीं है। अब मैं 2-3, मुझे इशारा कर दीजिएगा अगर मैं बहुत देर तक बोल रहा हूँ, 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। ये कहाँ, फिजी या त्रिनिदाद, कहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, मैं देख लेना चाहता था, आज सुबह भूल गया मैं। वहाँ फिजी के प्रधानमंत्री रह चुके महेंद्र चौधरी आए थे। डॉइचे वेले को उन्होंने इंटरव्यू दिया
उनसे पूछा गया कि आप तो अपने भारतीय स्रोत पर बहुत जोर देते हैं, तो फिजी में इसके लिए क्या किया जा रहा है? उन्होंने बताया ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, भोजपुरी भाषा के लिए हमने ये किया वो किया, और इसके अलावा भारत से मिशनरी आते हैं हमारे यहाँ हर साल। तो चौंक कर हमारे एक नौजवान साथी वहाँ गए हुए थे, महेश झा, उन्होंने पूछा भारत से मिशनरी? कौन से मिशनरी? बोला क्यों? विश्व हिंदू परिषद वाले। तो अब समझिए कि उनके मन में जो हिंदू धर्म की तस्वीर है उसमें ये मिशनरीज हैं, ये वहाँ की जो डोमिनेंट क्रिश्चियन परंपरा जो लादी गई क्रिश्चियन परंपरा, उसका एक हिस्सा है। वहाँ मंदिर में दीवारों पर ऐसा हॉल है और दीवारों पर तस्वीरें टंगी हैं। किन की तस्वीरें? राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इस बीच मोदी जी की तस्वीर भी वहाँ होगी। हाँ, ये है इंडिया, उनके लिए एक ब्रांड नेम है। यहाँ जो कुछ चल रहा है, भारत का विकास, उस विकास की समस्याएं, कशमकश, इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ भारत उनके लिए एक आइकन सा है और उस आइकन को चमकना देखना चाहते हैं। अगर चमक नहीं रहा है तो चमक की गलतफहमी अपने मन में पालना चाहते हैं। और इन सब में जाहिर बात है कि धर्म भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये जो एलिट आप्रवासी और सबल्टन आप्रवासी मैं कहूँगा, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि सबल्टन आदिवासी में भयानक रूप से आप कल्चरल एसेंशियलिज्म देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ तक कि फिजी में भी, जहाँ लगभग आधे भारतवंशी हैं, वहाँ दूसरे समुदाय भी हैं, उनके साथ ये मिल नहीं पाते। ये कल्चरल एसेंशियलिज्म इतना प्रबल है कि वो दूसरे दमित समुदायों से जुड़ने से उन्हें रोकता है। दो तीन चीज़ें मैंने और देखी। मैं गया था रॉटरडम, अभी वहाँ एक वो हुआ था कविता का सम्मेलन, मंगलेश जी गए थे, अब नहीं है मंगलेश जी, अरुंधति सुब्रमण्यम वगैरह सब गए थे। वहाँ रेस्तरां में सूरीनाम से आया हुआ एक भारतवंशी वेटर मिला। अब देखिए, ये दूसरा आप्रवास शुरू हो रहा है। उसके पूर्वज भारत से सूरीनाम गए और सूरीनाम से आर्थिक कारणों से वह नीदरलैंड में उसका आप्रवास हो रहा है। ये भी एक नया तत्व है जो हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे, इंग्लैंड में तो कैरिबियन से बहुत सारे आए हुए हैं भारतवंशी। हाँ, कईयों से मैं मिला भी हूँ। ये स्मृति पर आधारित साहित्य, संस्कृति और अस्मिता है, और ये स्मृति धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। क्या वो खत्म होगी? नहीं, खत्म नहीं होगी।
कोकून से तितली बनेगी। आप्रवास की ये स्मृति विश्व साहित्य, विश्व संस्कृति और एक जो है यूनिवर्सल अस्मिता जिसकी हम बात करते हैं, उसमें नए तत्व लाएगी। वो कैसा होगा अभी तक हमें पता नहीं। अभी 100-150 साल हुए हैं। क्या वो एलिट होकर सबलाइम संस्कृति पैदा करेगा? करेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो वो दमी तत्व है, उसका उद्भास कैसा होगा? विश्व इतिहास, विश्व संस्कृति के संदर्भ में और साथ ही ऐतिहासिक प्रक्रिया के संदर्भ में यही सबसे बड़ा अनुत्तरित, अनआंसर्ड सवाल है। और बाकी सभी दमित समुदायों की तरह, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो, मैं उन पर ज़्यादा नहीं गया, मैं सिर्फ आप्रवासी साहित्य पक्ष पर ही मैं बोल रहा था। इन सब के लिए ये बात कही जा सकती है, उनकी ऐतिहासिक भूमिका क्या होगी, ये एक अनुत्तरित, अनआंसर्ड सवाल। अनआंसर्ड तो है, अनुत्तरित तो है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ और अपनी सारी बुद्धि, सारी समझ के साथ कह सकता हूँ कि विश्व सभ्यता, विश्व संस्कृति का उन्मेष हमें इन्हीं वर्गों और समुदायों के सशक्तिकरण, अपना स्थान बनाने की कोशिश और अपनी छाप छोड़ने की दृढ़ता में ही दिखाई देगा। धन्यवाद।